सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रैपिड रिकॉल, जहाँ पे हम देखते हैं किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक इजी वे से कैसे पढ़ा जाए। इसलिए हमने आज का टॉपिक चूज़ किया है द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है और ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है द कंपनी रूल, जो कि है 1773 से लेके 1858 तक, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ द क्राउन रूल, जो कि 1858 से 1947 मतलब हमारे इंडिपेंडेंस तक है। सबसे पहली बात तो कि हमें इन सब एक्ट्स को एक सीक्वेंस के साथ याद रखना है, क्योंकि ये सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं लेकिन मेंस में भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इसको अच्छे से याद रखना है। तो मैं इसको याद कैसे रखना है ये भी आपको बताऊंगी बाद में। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो आपको ये 3 चीज़ें पहले याद रखनी है। फर्स्ट, लेट मी ज़ूम इट। हाँ, तो फर्स्ट चीज़ है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, and the next is Government of India Act of 1858. 1773, 1833 and 1858 ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1773 में जो बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया दिया गया था। देन नेक्स्ट 1833, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे मतलब यही वाले, तो इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और 1858 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको ये पोस्ट ही उन्होंने कैंसिल कर दी और एक न्यू पोस्ट क्रिएट की, वो थी वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो यहीं पे भी वही 3 चीज़ें दे रखी है कि आपको ये 3 याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इस पे सवाल आते हैं। सो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल हुए हैं बंगाल के, पहले तो वो गवर्नर थे फिर गवर्नर जनरल बने, मतलब ये है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उनके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक एंडल, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए थे। और थर्ड है लॉर्ड कैनिंग, ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। सो इनको ऐसे याद रखना है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, इनको बहुत ही हेस्ट थी इसलिए वो सबसे पहले आ गए। फिर बेंटिक भी आना चाहते थे लेकिन उनका आते आते पैर बेंट हो गया, इसलिए वो हेस्टिंग के पीछे रह गए और वो हेस्टिंग के बाद आए। फिर इन दोनों को देखकर लॉर्ड कैनिंग बोले भाई मुझे भी आना है। उन्होंने अपना ऐसा कैन से याद रखना है कि ऐसा कटोरा आगे किया कि भाई मुझे भी आने दो, तो ये बोले चलो तुम भी आ जाओ। सो ठीक है, हेस्ट में आया हेस्टिंग्स, इसका बेंट हो चुका था पैर तो ये आया बाद में, और लास्ट में आया लॉर्ड कैनिंग। होप आपको ये समझ आ जाएगा। देन स्टार्ट करते हैं हमारे जो एक्चुअल टॉपिक है उसको, द कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक। इसमें टोटल 8 एक्ट्स हैं, जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सेकेंड इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, थर्ड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, फोर्थ इज एक्ट ऑफ 1786, फिफ्थ चार्टर एक्ट ऑफ 1793, सिक्स्थ चार्टर एक्ट ऑफ 1813, देन सेवेंथ इज 1833, एट्थ इज 1853। तो इसको आपको कैसे याद रखना है कि सबसे पहले आपको ये फिफ्थ वाला याद करना है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, क्योंकि इसके बाद ना इसमें सिर्फ 20 ईयर्स का गैप है सब एक्ट्स में। सो और इसके पहले याद करने हैं 73, 81, 81 में 3 मिक्स किया 84, और 84 में 2 मिक्स किया तो हो जाएगा 86। ऐसे याद करना है आपको। ये पिट्स इंडिया एक्ट तो जनरली हमारा याद रहता ही है कि 1784 को हुआ था, तो उसके बाद एक याद रखना है 1786 का, और बाद में ये जो चार्टर एक्ट है उनको याद करना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एक्ट को, जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो यहाँ पे फर्स्ट इज गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हमने जैसे कि ऊपर देखा था कि जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल ये पोस्ट थी, तो उसको हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये न्यू पोस्ट क्रिएट किया था, और वो जो पहले बने थे हेस्ट में आए थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और अब ये अकेले तो सारा काम नहीं कर सकते, इसलिए इनके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी तैयार की जिसमें 4 मेंबर्स थे उनको असिस्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास
प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब पहले तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी ये इंडिपेंडेंट थी अपने हर काम में, मतलब इसका सेपरेट था, हर पावर इसको थी, बंगाल के बराबर ही पावर इसके पास थी, इनके पास थी। पर अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके पास इनकी पावर जाएगी, और यहाँ से तो बस शुरुआत होती है 1833 आते आते ये मतलब जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है वो इतना पीक पे होगा कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सारी पावर तब तक जा चुकी होगी। एंड द थर्ड इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा 1774 में हुआ था, जहाँ पे एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, मतलब यहाँ भी 4 थे और यहाँ भी टोटल मिलकर 4 हो गए। एंड इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम engaging in any private trade or accepting presents। तो सिंपली है कि ब्राइब नहीं लेनी है, ऐसा कंपनी के जो वर्कर्स थे उनके लिए, जो सर्वेंट्स थे उनके लिए ऐसा एक्ट था। एंड देन इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो अब ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट था उसको लगा अगर कंपनी वहाँ जाएगी तो सारा काम कंपनी ही देखेगी, सब कुछ कंपनी ही अपने हाथ में लेगी, तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे हमारा कंपनी पे मतलब ध्यान रखा सके, कंपनी पे हमारा भी कुछ कब्जा हो। तो उन्होंने बना दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी होगी, एंड वो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री की जो अफेयर्स है वो इंडिया में जो कुछ चल रहा है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहाँ पे सारा उसका डेटा भेजेगी। सो आई होप ये फर्स्ट एक्ट आपको याद हो जाएगा। देन द सेकेंड इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। यहाँ पे इसको अमेंडिंग एक्ट इसलिए बोला है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोला कि भाई हमने जनता के लिए ये एक्ट लाया था 1773 वाला, लेकिन हमसे उसमें जनता के लिए कुछ अच्छे प्रोविजन हम नहीं ले आ पाए, तो हम लोग एक और एक्ट लाना चाहेंगे जो कि होगा 1781 का, और उसमें हम जनता के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहेंगे। तो देखते हैं इनकी अच्छी चीज़ें क्या थी। अच्छी चीज़ों के नाम पे इन्होंने तो खुद को ही सारी पावर मतलब अपने हाथ में ले ली। ये फर्स्ट अच्छी चीज़ की इन्होंने कि इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल था, जो उसकी काउंसिल थी, कंपनी के सारे सर्वेंट थे, अगर इन्होंने इनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम कर दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर होंगे। मतलब it exempted the governor general, council and servants from jurisdiction of supreme court for the acts done by them in their official capacity। ठीक है भाई। देन सेकेंड है इसने रेवेन्यू मैटर्स भी इसमें से एक्सक्लूड कर लिए। रेवेन्यू मैटर्स मतलब जो टैक्स कलेक्शन के मैटर रहते हैं और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, ऐसा इस एक्ट ने बताया। मतलब सारा कब्जा इन्होंने खुद अपने हाथ में ले लिया था। उसके मतलब ये तो किया ही था, लेकिन उसके ऊपर जाकर इन्होंने बोला कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स है, मतलब जो उस टाइम प्रोविंसेस थी, अभी स्टेट्स है, तो उसमें जो कोर्ट्स होती है, अगर किसी ने उससे अपील की तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाकर वो जाएगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। एंड थर्ड इज इट प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर द इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा एंड एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। मतलब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला जाओ हम तुम्हें आज़ादी देते हैं कि तुम कैलकाटा के इनहैबिटेंट्स पर राज करो, तुम बस उतना ही देखना, हम तुम्हारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तुम जो कोई तुम्हारी मर्जी चलानी है, जो करना है वो उन पे चलाओ। सो देन नेक्स्ट इज इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। भाई इन्होंने तो बोला अब जो प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल, इनके जो रूल्स रेगुलेशंस हो गए वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी, ये करेगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो मतलब कह सकते हैं कि अमेंडमेंट करने के नाम पे, जनता को खुश करना है, जनता को कुछ देना है, इसके नाम पे इन्होंने खुद को एक तरह से प्रोटेक्शन दे दिया कि भाई हम लोग तो आउट है, अब आप देखो आपका क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सिर्फ रहना है कलकत्ता के इनहैबिटेंट्स पर, गवर्नर जनरल हो चाहे कंपनी का कोई भी सर्वेंट, कोई भी रेवेन्यू मैटर हो, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रहने वाला है। सो इतने में उनका पेट भरा नहीं था, तो थर्ड जो एक्ट है वो लेकर आए। थर्ड एक्ट लेकर आए जो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। मतलब इन्होंने हम भारतवासियों को डबल पीट दिया। डबल ऐसे पीट दिया कि पहले तो सिर्फ था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके और एक बॉडी बना दी। एंड इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सी कमर्शियल अफेयर्स, ऐसे याद करना है।
सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए कमर्शियल अफेयर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोला कि तुम पॉलिटिकल, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को संभालोगे। मतलब ये सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इन्होंने क्रिएट किया। मतलब इंडिया को डबल पिट दिया, पिट्स इंडिया एक्ट ने। फिर कंपनी की जो इंडिया में टेरिटरीज थी सॉरी कंपनी की जो इंडिया में टेरिटरीज थी ना, वो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशंस कहलाई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डर लगने लगा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपना सारा हक वहाँ जमा लेगी तो हमें तो हमारे हाथ को कुछ नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने उस टाइम पिट्स इंडिया एक्ट में डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया की जो भी ब्रिटिश पोजेशन है वो ब्रिटिश पोजेशन है। देन British government was given the supreme control over companies' affairs and its administration in India. So British government का ही ultimately कंपनी के जो अफेयर्स है उसका एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर इनका ही मतलब हम बोले कि एक वर्चस्व प्रभुत्व रहेगा, इनके ही अंडर वो काम करेगी। तो मेन बात पिट्स इंडिया की याद रखनी है कि इसने डबल गवर्नमेंट को क्रिएट किया। देन नेक्स्ट एक्ट इज एक्ट ऑफ 1786। अब भाई साहब अब यहाँ राजा जी पधारने वाले हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंट होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तौर पर। लेकिन उनका इसमें भी पेट नहीं भरता। वो 2 डिमांड्स रखते हैं सरकार के सामने और बोलते हैं अगर आपने वो पूरी की तो ही मैं एक्सेप्ट करूँगा, आपकी जो पोस्ट है वो एक्सेप्ट करूँगा। सो फर्स्ट डिमांड उन्होंने रखी, पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। मतलब अगर कोई काउंसिल किसी एक टॉपिक पे डिस्कस कर रही है तो अगर सारे के सारे लोग भी अगर उसके फेवर में ना हो फिर भी ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो उनके डिसीजन को मतलब ओवरराइड कर सकता है। जो उसका डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। वो एक ये वाली पावर वो चाहता था। देन सेकंड है ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ भी इसको ही होना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इतना लालची था कि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के भी उसको मतलब संतुष्टि नहीं हुई कि उसको डिसीजन काउंसिल का डिसीजन भी ओवरराइड करना था, कमांडर इन चीफ भी खुद को बनना था, मतलब सारे भारत का राजा उसको ही बनना था। देन उसके बाद आता है ये आपको फर्स्ट याद आए 1773 वाला जो है उसमें था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया है बंगाल का, जिसको 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर असिस्ट करेंगे। फर्स्ट था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और मद्रास बॉम्बे को सबॉर्डिनेट बना दिया, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया, ब्राइबरी लेने से मना किया। देन कंपनी का जो कंट्रोल था वो स्ट्रेंथन किया बाय इस्टेब्लिशिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। देन 1781 में देखा था कैसे जनता के भले के लिए ये एक्ट लाने थे, लेकिन खुद को ही प्रोटेक्शन इन्होंने दे दिया। मतलब सारी पावर जो है वो खुद को सुप्रीम कोर्ट से बचाने का एक्ट था ये। मतलब सुप्रीम कोर्ट नो जुरिस्डिक्शन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नो जुरिस्डिक्शन एक्ट था ये, जहाँ पे गवर्नर जनरल उसके काउंसिल मतलब कंपनी से रिलेटेड जो भी लोग थे ना उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा एंड बोला कि अब तुम कैलकाटा के इनहेबिटेंट्स को देख लेना। और गवर्नर जनरल की काउंसिल ही प्रोविंशियल कोर्ट हो चाहे काउंसिल हो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएंगी। एंड थर्ड इज पिट्स इंडिया, मतलब डबल पिट दिया इंडिया को। डबल से याद रखना है डबल गवर्नमेंट। सी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कमर्शियल अफेयर्स थे, सो सी से ए सी एंड सी, सो ऐसे वो याद रखना है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बाकी जो भी काम थे वो दिए गए थे, पॉलिटिकल, सिविल एंड मिलिट्री। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना कंट्रोल दिखा दिया था कि भाई जो भी टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजीशन होगी और कंपनी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पे ही मतलब सारा काम करेगी। एंड द नेक्स्ट वन वाज 1786 का जो एक्ट था उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही सब कुछ है कि उसने कैसे 2 डिमांड्स रखी और काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने की एंड कमांडर इन चीफ बनने की। सो दैट्स ऑल। अब आगे का देखते हैं। लेट मी इरेज इट। सो द नेक्स्ट ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड हम अब 5th एक्ट देखने वाले हैं। यहाँ से अब चार्टर एक्ट स्टार्ट होते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। फर्स्ट तो इस एक्ट ने मतलब इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी।
मतलब बाकी के भी गवर्नर जनरल जो कॉर्नवालिस के बाद में आए होंगे, उन्होंने भी तो बोला होगा कि भाई सिर्फ इसको ही क्यों, हमें भी सारी पावर चाहिए इसकी जैसी। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, हम भी तुम्हें काउंसिल का डिसीजन ओवरराइड करने की पावर दे देते हैं। देन नेक्स्ट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो कमांडर इन चीफ होगा, वो जो गवर्नर जनरल्स की काउंसिल है उसके मेंबर है उसमें से नहीं होगा, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद यहाँ पे कमांडर इन चीफ बना हुआ था। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ही उसको अपॉइंट कर दिया तो वो चल सकता है। ऐसा बताया है कि कमांडर इन चीफ शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो वो हो सकता है उसका मेंबर भी कमांडर इन चीफ। एंड थर्ड इज मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। वाह भाई, मतलब हमने ही इन ब्रिटिशर्स को सैलरी दी है कि तुम खाओ पियो ऐश करो और हमें पीटो, हमारे ही पैसे लो और हमें ऐसा पीटो कि हम सालों तक उठ ही ना पाए। ऐसे ऐसे जुल्म किए हैं इन ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर। एनीवेज, ये सिक्स्थ अपन देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें तो फर्स्ट इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी की कुछ ऐसी हरकतें दिखी होगी कि भाई ये कंपनी अब हमारे हाथ से जा रही है, ये अपनी ही मर्जी चला रही है हर बात पे, तो अब इसको कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई ये व्यापार छोड़ दो, ये सब हम संभाल लेंगे, अब तुम वहाँ पे जाके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखो। सो इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी। लेकिन इन्होंने ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, इस पे जो कंपनी की मोनोपोली थी वो कंटिन्यू की थी। याद रखना है, टी एंड ट्रेड विद चाइना। एंड इट asserted द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। अगर कंपनी बोल रही होगी कि हम सॉवरिन है, हम सब कुछ देखते हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला बेटा तुम रुक जाओ, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो सॉवरिन है, सॉवरेनिटी अल्टीमेट जो है वो ब्रिटिश क्राउन की है। एंड कंपनी को उन्होंने साइड लाइन कर दिया। देन इट अथोराइजेस द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दी कि आप लोग अपने जो इनहैबिटेंट्स थे अपने एरिया के, उनसे आप टैक्स ले सकते हो। देन नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये जो एक्ट था, जैसे मैंने बोला था ना आपको यहाँ पे, ये फर्स्ट 1773 के एक्ट में इट मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसका पीक आ जाएगा यहाँ पे 1833 में, ये सारी की सारी पावर उनसे छीन लेंगे। मद्रास और बॉम्बे को ये पूरा के पूरा मतलब नंगा ही कर देंगे। उनकी सारी पावर छीन के उनको बोलेंगे अब जाओ तुम जी लो अपनी जिंदगी। इट वॉज द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। देन सेकेंड इज इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी हमने देखा था 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दे रहे हैं, और उसके पास सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई। Thus, for the first time, government of India having authority over entire territorial area. And ये कौन सा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, he was the first governor general of India. So हेस्टिंग आया हेस्ट में 1773 में, 1833 में आया बेंटिक उसके पीछे पीछे, और उनके बाद जो आया था 1853 में लॉर्ड कैनिंग, अपना कैन से इनके आगे फैला कर बोला मुझे भी थोड़ी भीख दे दो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सो दैट वाज द स्टोरी। इसको सीरियस नहीं लेना है, मैं बस ये थोड़ा सा याद करने के लिए ये सब बातें बोल रही हूँ। देन इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। अब इनकी सारी पावर चली गई। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वेर कॉल्ड रेगुलेशंस। मतलब 1833 से पहले जो भी एक्ट्स बने हैं ये सारे, इनको बोला जाएगा रेगुलेशंस, और इसके बाद जो भी बनेंगे इसको बोला जाएगा लॉज। मतलब इन्होंने बोला 1813 तक हमने तुमको रेगुलेट किया, अब हम एक्ट करेंगे, और ऐसा एक्ट करेंगे कि तुम लोग देखते रह जाओगे। सो द फिफ्थ इज इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। सॉरी, मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एज अ कमर्शियल बॉडी ख़त्म की थी, तो यहाँ पे सिर्फ मोनोपोली ख़त्म की थी 1813 में। एंड 1833 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब उनकी सारी कमर्शियल राइट्स थे वो छीन लिए, और बोला कि अब तुम प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखो, व्यापार हम करेंगे, पैसा हम कमाएंगे, तुम सिर्फ देखभाल करो। देन द सिक्स्थ इज
company's territory in India were held by it in trust for His Majesty, his heirs and successors. कंपनी ने मतलब बोल दिया कि भाई सॉरी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कंपनी की जो भी टेरिटरीज है उसके वारिसदार हो गए ब्रिटिश जो प्रिंस एंड प्रिंसेस थे वो उनके हेयर सक्सेसर्स वही उसके असली हकदार होंगे. सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही है. सो लेट्स रिकॉल फ्रॉम द फर्स्ट एक्ट 1773. गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 4 member to assist him. फर्स्ट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नमेंट को प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट बना दिया. सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया. नो ब्राइबरी. देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस्टेब्लिश किया कंपनी पे वॉच रखने के लिए. 1781 में और जो सरकार की मतलब जनता के अच्छे के लिए था उसमें ये सिर्फ इतना याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से अपने आप को इन्होंने बचा लिया एंड जो उसकी रूल्स रेगुलेशन है वो भी हम फ्रेम करेंगे बोले. देन पिट्स इंडिया एक्ट. पीटा डबल गवर्नमेंट. डबल ही पीटा मतलब डबल गवर्नमेंट का यह हो गया. और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कमर्शियल अफेयर्स का मैटर संभालने की जिम्मेदारी दी और सीसी से ये. एंड कंपनी की टेरिटरीज फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन कहलाई एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही सुप्रीम कंट्रोल होगा ये उन्होंने डिक्लेयर कर दी. 1786 में कॉर्नवालिस के नखरे झेलने पड़े थे जो कि काउंसिल का डिसीजन ओवरराइड करना, खुद को ये कमांडर इन चीफ बनाना, ये सब था. 1793 में जो इसको जो पावर दी गई थी कॉर्नवालिस को तो बाकी के आने वाले सब गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को दे दी गई और बोला कि कमांडर इन चीफ उस गवर्नर जनरल के काउंसिल के मेंबर में से नहीं होगा जब तक कि वो गवर्नमेंट खुद अपॉइंट नहीं करता. एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे उनको इंडियन रेवेन्यू से सैलरी पे की जाएगी. देन 1830 में देखा था कि कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म हो चुकी है बट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना कंटिन्यू था. एंड इट asserted the sovereignty of British Crown over company's territory एंड लोकल गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम टैक्सेस कलेक्ट करने का पावर दिया. देन 1833 देखा था हमने. 1833 में इट वॉज अ फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन. मतलब इस एक्ट के समय सेंट्रलाइजेशन पीक पे था. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया जो कि था लॉर्ड विलियम बेंटिक. एंड बॉम्बे और मद्रास की पूरी पावर यहाँ छीन ली गई. एंड यहाँ से पहले के एक्ट रेगुलेशंस थे अब वो अपना असली रंग अच्छे तरीके से 1833 के बाद दिखाएंगे कुछ एक्ट करके. और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी बना दिया. कमर्शियल बॉडी थी जो कि उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का भी घमंड यहाँ पर टूट चुका है. ईस्ट इंडिया खुश हो रही होगी कि हमने बॉम्बे और मद्रास की पावर छीन ली लेकिन उसके बाद मतलब उसी के तुरंत बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी की भी सारी पावर छीन चुकी थी. एंड नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट जो एक्ट होगा 1853 का चार्टर 8th एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853. सो इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल. गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी जो कि खुद को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा था जिन्होंने बोला था कि प्रोविंशियल लॉज भी हम बनाएं प्रोविंशियल कोर्ट्स के रूल्स रेगुलेशंस भी हम फ्रेम करेंगे हम सुप्रीम हैं. सो उसकी जो पावर थी ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इस 1853 के एक्ट ने उसको सेपरेट कर दिया. एंड एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल. मतलब अब 6 मेंबर हो गए पहले 4 थे अब 6 मेंबर हो गए इसकी काउंसिल के विच केम टू बी नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहाँ पे जन्म हुआ 1853 में. नेक्स्ट देखेंगे दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट. ये जो लेजिस्लेटिव विंग है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वो मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करेगी. दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. सो अब लेजिस्लेशन एक स्पेशल फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा. थर्ड इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स. द कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज वाज thus थ्रोन ओपन टू इंडिया. अकॉर्डिंगली मैकॉले कमेटी भी उन्होंने अपॉइंट की थी 1854 में लेकिन आई थिंक ये हो नहीं पाया था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अपोज किया था. देन फोर्थ इज इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड. अब इन्होंने बोला कि भाई हमने जो मोनोपोली दे रखी है कंपनी को हम उसको एक्सटेंड करते हैं लेकिन पहले जब भी वो एक्सटेंशन करते थे ना तब हर बार वो एक पर्टिकुलर पीरियड बताते कि इतने टाइम तक वो एक्सटेंड किया गया है. लेकिन इस टाइम कंपनी का रूल जो कितने टाइम तक एक्सटेंड होगा इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक पीरियड नहीं बताया गया था.
सो ये कंपनी के लिए क्लियर इंडिकेशन था कि भाई कंपनी का बस्ता अब किसी भी समय उठने वाला है। कंपनी को कभी भी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाना पड़ सकता है। मतलब 1833 को कंपनी की मतलब कमर्शियल बॉडी जो कि कंपनी कमर्शियल बॉडी का फंक्शन करती थी, वो निकाल लिया था उसे और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था। और 1853 में तो उसको पूरा ही डरा ही दिया, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड था उसको कितने टाइम तक एक्सटेंड किया है ये डिक्लेयर नहीं किया था। एंड द फिफ्थ इज इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है इस चार्टर एक्ट 1853 के तहत, उसमें बोला कि लोकल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब अब भारतीयों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स, जो कि 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे, या 6 बनाए थे ना, उसमें से 4 वेर अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। मतलब अब थोड़ी थोड़ी पावर इनके पास फिर से वापस आ रही है। सो 4 मेंबर्स यहाँ से उठा लिए जाएंगे, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा से। सो ये चार्टर एक्ट्स का तो सेशन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक 2 छोटे से टॉपिक है, उनको भी देख लेते हैं कि साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड का है क्या है। फर्स्ट इज साइमन कमीशन इन नवंबर 1927, मतलब जो 1919 का जो एक्ट था उसके टाइम बताया गया था कि 10 साल बाद ये एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन ये कमीशन 2 साल पहले ही हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन के अंडर ये कमीशन आया था, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। एंड द कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी थी। सो फर्स्ट इज उन्होंने बोला डायरकी को अबॉलिश करो, फिर बोला एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, ठीक है, ये भी अच्छी है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, मतलब बोला कि सबको एक हो जाना चाहिए, एक फेडरेशन बन जाना चाहिए। लेकिन ये गंदी बात बोली कि कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन, मतलब ये भी चाहते थे कि इंडिया हमेशा टुकड़ों में बटा रहे और वो अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को कंटिन्यू रख पाए और इंडियन को ऐसे ही झगड़वाते रहे और अपना फ़ायदा करवा ले। सो कम्युनल अवार्ड अगस्त 1933 का ये इवेंट है एंड पूना पैक्ट भी उससे एसोसिएटेड है। सो हमारे ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है कंपनी रूल का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्राउन रूल देखने वाले हैं। सो वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे अगली वीडियो बनानी है नहीं बनानी है ये आपकी कमेंट्स पे, आपके लाइक्स पे, इस पे डिपेंड करेगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यार मेरा कंटेंट किसी को पसंद आ रहा है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। ये फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जैसा कि मैंने बोला था पिट्स इंडिया को याद करना है। ये थर्ड एक्ट है 84 के पहले है 81, और 84 के बाद इसको -3 करेंगे तो 81 आ जाएगा, और +2 करेंगे तो 86 आ जाएगा। ऐसे ये 3 याद रखने हैं, और 1773 का तो सबको याद ही रहता है, क्योंकि उससे वहाँ से वो स्टार्टिंग हो जाती है कंपनी रूल की। और फिर 1793 से, ये इसकी नंबरिंग कर लेती हूँ, 1793 से यहाँ से चार्टर एक्ट स्टार्ट होता है। सो +20 +20 +20 ये ऐसे करके ये 4 एक्ट याद रखने हैं 1793 से, ठीक है। सो रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैज़ 4 members executive council to assist him. First was Lord Warren Hastings. Supreme Court established in Calcutta, 1 chief justice, 3 other judges. बॉम्बे मद्रास की प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट बना दिया ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नो ब्राइब, एंड देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इस्टेब्लिशमेंट। देन 1781 में देन 1781 में ये सारा सुप्रीम कोर्ट का ये है सब कुछ कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से कैसे खुद को बाहर रखा है कंपनी ने। एंड थर्ड इज पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें पिट्स ने हमें 2 बार पीट दिया, ऐसे याद रखना है, 2 बार ऐसे कि डबल गवर्नमेंट इसने इस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। एंड 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भाई साहब के नखरे झेलने पड़े थे। उसके बाद 1793 में उनके बाद में जो आए उन्होंने भी ऐसे नखरे शुरू कर दिए, तो सरकार ने बोला चलो तुम्हें भी ये पावर दे देते हैं। एंड ये तो देख लिया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंडियन रेवेन्यू से सैलरी पे की जाएगी। एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें कंपनी की जो मोनोपोली हो अबॉलिश की थी, सिवा ट्रेडिंग टी एंड ट्रेड विद चाइना। एंड
लोकल गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर दी थी एंड ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी इन्होंने डिक्लेयर की थी। एंड 1833 में इट वाज द फर्स्ट स्टेट टू सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे पीक पे था। मुंबई और बॉम्बे और मद्रास की सारी पावर छीन ली थी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया दिया गया था, जो कि था लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड इसके पहले के जो भी लॉज थे उनको रेगुलेशन बोला जाएगा और बाद में जो हो गए उनको लॉ बोला जाएगा, ऐसा बोला था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल फंक्शंस थे यहाँ पे एंड किए गए थे। अब ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। मतलब हमारे लिए 1833 एक तरह से खुशी की बात तो कह सकते हैं कि चलो भाई इनकी अकेडमी टूट गई थी 1833 में। अगर बॉम्बे और मद्रास की पावर्स कम हो गई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भी पावर उस टाइम खत्म हो चुकी थी। मतलब उनके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम बचे थे अब। और 1853 में इन्होंने यहाँ पे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हो गई थी, जहाँ पे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया था एंड 4 मेंबर्स की जगह 6 न्यू मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई थी एंड जो कि मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। एंड ओपन कंपटीशन सिस्टम हालांकि ये सिर्फ बोलने के लिए था। एंड कंपनी का रूल यहाँ पे विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पर्टिकुलर पीरियड एक्सटेंड किया गया था, जो कि कंपनी के लिए एक इंडिकेशन था कि भाई अब तुम्हें जाना पड़ सकता है। एंड फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही थी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो 6 मेंबर थे उनमें से 4 हो गए मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा प्रोविंसेस से। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देख लिया, सारे एक्ट्स भी देख लिए, उसको रिकॉल भी कर लिया। सो ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। That's all. Thank you.